नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। स्वागत है आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल ऑफिसर्स मैथ्स में। हम लोग इस चैनल के थ्रू एनडीए 2025 के मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी सेशन में आ चुके हैं वेक्टर्स के पार्ट 2 के ऊपर, वेक्टर्स पार्ट 2 के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस सेशन को कंप्लीट करते होंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के पास ये वीडियो का इंफॉर्मेशन नहीं है उन तक आप पहुंचाते भी होंगे, है ना। इससे थोड़ा हमारा भी मदद हो जाता है और आपका भी, ठीक है। और जो लोग नए व्यक्ति हैं वो अगर आपको अच्छा लगता है तब ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना खूबसूरत सा सेशन से। चलिए वेक्टर्स पार्ट 2 के ऊपर तो पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, प्यारा सा सवाल है। क्या लिखा देख लीजिए। इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है, तब हमें वैल्यू बताना है कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का वैल्यू लेमडा इंटू b क्रॉस c के इक्वल है, तो लेमडा का वैल्यू कितना होगा। चलिए मित्र पहले लिख लेते कंडीशन। a प्लस 2b प्लस 3c, हमें b क्रॉस c फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसमें आप दोनों तरफ पहले b से क्रॉस कर दीजिए। किससे क्रॉस कर दीजिए? b से ही क्रॉस कर दीजिए। b से क्रॉस कीजिए दोनों तरफ, क्रॉस बाय b। b से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका b क्रॉस a प्लस यहां b क्रॉस b, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाएगा मित्र। यहां पहुंचिए, b क्रॉस 3c और 0 का क्रॉस b से कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा ये। चलिए हमें c क्रॉस a यहां से निकाल लेते, b क्रॉस c निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। चलिए ये आ जाएगा b क्रॉस a, ये प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस b क्रॉस 3c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक काम कीजिए, इस b क्रॉस a को हम a क्रॉस b लिखेंगे तो आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, आप यहां से 3 बाहर कर सकते हो तो -3 इंटू b क्रॉस c हो जाएगा, -3 इंटू b क्रॉस c हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो ये आपको यहां से a क्रॉस b इक्वल टू मिल जाएगा 3 इंटू b क्रॉस c, 3 इंटू b क्रॉस c, ठीक है। चलिए अब अगेन फिर से इस कंडीशन को लिख लीजिए, एक बार इस कंडीशन को वापस लिख लीजिए। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ क्रॉस c से कीजिए, क्रॉस बाय c। तो c से क्रॉस कीजिए, तो c से क्रॉस की जगह पे हो जाएगा ये c क्रॉस a हो जाएगा। ओके, प्लस इसमें c से कीजिएगा तो c क्रॉस 2b हो जाएगा, और इसमें c से कीजिएगा तो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, खत्म हो जाएगा, और 0 के साथ क्रॉस तो 0 ही हो जाएगा। क्या कीजिए बताइए। ये इसको और पलट के लिखिएगा, माइनस a क्रॉस c हो जाएगा,
माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में कितना हो जाएगा, सी क्रॉस टू बी, अंदर से टू बाहर आप कर सकते हैं, तो सी क्रॉस कितना हो जाएगा, सी क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस से ये माइनस काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस, अच्छा ए क्रॉस सी नहीं, हमको सी क्रॉस ए ही चाहिए, तो सी क्रॉस अगर ए ही चाहिए आपको तो एक काम करते हैं, अगर सी क्रॉस, जैसे यहां पे हमको सी क्रॉस ए का ही डिमांड है, तो एक काम करते हैं, इसको बदलते ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर सी क्रॉस ए का ही डिमांड है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए सी क्रॉस ए रहने दीजिए, ठीक है, ओके। ये प्लस उधर चला गया तो माइनस में सी क्रॉस कितना हो गया, 2b, जिसका डिमांड था वो रहने दिए, ओके। अब एक काम कर लीजिए, ये आ जाएगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, 2 तो आप बाहर कर सकते हैं, और सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखिएगा, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी खत्म हो जाएगा, और 2 बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी क्रॉस सी, 2 इंटू बी क्रॉस सी हो गया। अब चलिए जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए किसका वैल्यू फाइंड करना है देख लीजिए, वैल्यू फाइंड करना है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया है, ए क्रॉस बी का वैल्यू 3 इंटू बी क्रॉस सी आया है, प्लस बी क्रॉस सी पहले से है, प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए का वैल्यू कितना आया है, 2 इंटू बी क्रॉस सी, तो सभी को मित्र ऐड कर दीजिए, तो 3 1 4 2 6, यानी 6 इंटू बी क्रॉस सी हो जाएगा, यानी बी क्रॉस सी में कितना से मल्टीप्लाई है, 6 से, और यहां क्वेश्चन में बी क्रॉस सी में कितना से मल्टीप्लाई है, लैम्डा से, मतलब इसका जो वैल्यू है एलएचएस का वैल्यू हम लोगों का 6 इंटू बी क्रॉस सी आया, और क्वेश्चन का है लैम्डा इंटू बी क्रॉस सी, तो दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना दिखेगा, 6, कितना दिखेगा, 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए तो प्यारा सवाल है, हाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सेशन कंप्लीट करते होंगे, है ना, करना भी चाहिए, है ना मित्र, हम दोनों लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर लाजवाब जाएगा, लाजवाब जरूर जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर एनी वेक्टर्स इसका वैल्यू हमको बताना है कितना होगा। ए यहां पे कोई एक वेक्टर है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए वेक्टर ए को कुछ मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमने वेक्टर ए को कुछ मान लिया, ठीक है। अब देखिए जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको लेके बढ़िए, तो वैल्यू जिसका फाइंड करना उसको लेके बढ़िए। किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें वैल्यू इसी का चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें से हम आपको एक पार्ट सॉल्व करके बताते हैं कि ए क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा, उसी आधार पे हम बाकी पुट कर देंगे, उसी आधार पे बाकी हम पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा आइए बताते हैं। यहां देख लीजिए हम समझा रहे हैं। चलिए एक बताते हैं आपको कैसे आएगा, ए क्रॉस आई हम आपको फाइंड करके बताते हैं।
चलिए ए का वैल्यू कितना है, ए को हमने क्या सपोज कर रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसका क्रॉस हम आई से करेंगे, तो कीजिए आई से क्रॉस। चलिए एक्स आई क्रॉस आई, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है। तो एक्स आई को आई से क्रॉस करोगे, जीरो खत्म हो गया। अब वाई जे को आई से करोगे, कितना हो जाएगा, वाई जे क्रॉस आई होगा, फिर प्लस जेड के क्रॉस आई होगा। अब अगर एक छोटा सा बात अगर आपको याद है, तो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि एक सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के को पुट कर देते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि I क्रॉस जे का वैल्यू K की इक्वल होगा, J क्रॉस K का वैल्यू I की इक्वल होगा, K क्रॉस I का वैल्यू J की इक्वल होगा। तो यहाँ क्या है मित्र, J क्रॉस I, तो J क्रॉस I तो ये उल्टा है, तो J क्रॉस I कितना हो जाएगा, माइनस K की इक्वल, तो यहाँ माइनस Y इंटू क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ क्या है, K क्रॉस I, तो K क्रॉस I, तो K क्रॉस I तो ठीक ही लग रहा है ना, K क्रॉस I तो ठीक लग रहा है, K क्रॉस I। जैसे देखो I क्रॉस J, एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो प्लस में मिलेगा और क्लॉकवाइज में चलोगे तो माइनस में। तो K क्रॉस I तो एंटी क्लॉकवाइज में ही है, K क्रॉस I तो एंटी क्लॉकवाइज में ही है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, J, यानी प्लस प्लस जेड जे हो जाएगा, प्लस जेड जे हो जाएगा। यानी A क्रॉस I का जो वैल्यू है वो माइनस वाई के प्लस जेड जे वैल्यू आया। तो आइए पुट कर देते हैं, यहां पर आइए पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर दीजिए, कितना आया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया माइनस वाई के प्लस जेड जे आया, के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी करना है। अब सिमिलरली ए को जे के साथ करोगे, ए को अगर जे के साथ करोगे तो क्या आएगा बताओ, अगर ए को जे के साथ करोगे तो क्या आएगा बताओ, करके दिखा दे क्या। चलिए आइए ए को जे के साथ कर देते हैं, चलिए ए को जे के साथ कर देते हैं, ए को जे के साथ, तो ए का क्रॉस हमें जे से करना है। तो चलिए ए का जो वैल्यू है कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे, यहीं से डायरेक्ट सोच लेते हैं, एक्स आई क्रॉस जे हो जाएगा, एक्स आई क्रॉस जे हो जाएगा। देख लीजिए, तो एक्स आई क्रॉस अगर जे होगा, देख लीजिए अगर इसको इससे डॉट करोगे, सॉरी क्रॉस करोगे, तो एक्स आई क्रॉस जे होगा, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो यहां पर हम लोग एक्स के लिख सकते हैं, ओके। फिर वाई जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, फिर जेड के क्रॉस जे, फिर से यहाँ के क्रॉस जे उल्टा है तो माइनस आई हो जाएगा, यानी माइनस जेड आई बोल सकते हो, माइनस जेड आई बोल सकते हो स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहां देखिए, अब ए का क्रॉस किससे करोगे, के से। अब अगर ए का क्रॉस के से करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए का क्रॉस अगर हम के से करें तब कितना आएगा, आइए उसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए यही देख ले क्या, ओके आइए करते हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा जाए ए क्रॉस के। हाँ आइए यहीं पर कर लेते हैं ना, चलिए आइए यहीं पर ए क्रॉस के, तो ए का वैल्यू कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यह ए का वैल्यू है। उसका क्रॉस किसके साथ चाहिए, के के साथ चाहिए, इसका क्रॉस किसके साथ चाहिए, के के साथ चाहिए। चलो बताइए तो कितना आएगा वैल्यू, बोलिए कितना आएगा वैल्यू, बोलिए तो। चलिए एक्स आई क्रॉस के होगा, और आई क्रॉस के तो माइनस जे की इक्वल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं माइनस एक्स जे। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, वाई जे क्रॉस के होगा, वाई जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, यानी प्लस में वाई आई लिख सकते हैं। उसके बाद जेड के क्रॉस के तो जीरो हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दी, हो गया। चलिए अब सॉल्व करिए। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो यहां तो मैग्नीट्यूड का पहले से स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, तो केवल y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसमें तो i है नहीं। उसी प्रकार यहां के कोफिशिएंट का स्क्वायर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसी प्रकार यहां j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रहे, गलती मत कीजिएगा मित्र, अगर वेक्टर i j k में रहता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर पहले से लगा हुआ है इसलिए हम रूट नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट कोफिशिएंट का स्क्वायर किए हैं। इसमें i वाला नहीं था तो i वाले को नहीं लिखे हैं, इसमें j वाला नहीं था तो j वाला नहीं लिखे हैं, इसमें k वाला नहीं था तो k वाला नहीं लिखे हैं। चलिए तो कितना हो गया बताइए, तो गौर कीजिएगा तो सब दो बार हो गया, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को आपने ए माना हुआ था, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कितना आ जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ सर, यह ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। इस पे रूट नहीं ना लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर कितना आया, 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लीजिए मित्र, इस क्वेश्चन में टाइम थोड़ा लगा, क्यों लगा, क्योंकि हम चाहते थे एक एक पार्ट आप समझ जाए, इसलिए लगा, है ना, इसलिए लगा, और कोई वजह नहीं है, क्वेश्चन आसान था, है ना, क्वेश्चन आसानी है, बस हम चाहते थे आप समझ जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के ही समझा दिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ, इफ a cap and b cap are two unit vectors such that इतना is parallel to, तो बताना इसमें से किसके पैरेलल है ये वाला वेक्टर, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ है, a कैप प्लस b कैप क्रॉस a क्रॉस a माइनस b, नहीं मित्र, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है, ओके ठीक है। चलिए कितना है बगल में, ए क्रॉस बी, हाँ जी, वहां पे माइनस नहीं क्रॉस था। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए पहले ए से इसको लिख लो, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। कहोगे सर कैप लगाओ, कैप के जगह पे सर आप एरो लगा रहे हो, अच्छा ठीक है, वो सब ठीक कर लेते हैं सर, कैप लगाओ, कैप के जगह पे सर आप एरो लगा रहे हो, ओके सर वो सब ठीक कर लेते हैं, यहां भी कैप यहां भी कैप, ए कैप को इससे करोगे तो ए कैप क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां भी एरो क्वेश्चन में भी नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन में भी यहाँ पे गलती से थोड़ा सा हो गया है, वो सब थोड़ा ठीक कर लेते। ये जो है ना, ये यहाँ पे एरो नहीं है, कैप है, एरो नहीं, यहाँ पे क्या है, कैप है, ये सब कैप है, ठीक है। चलिए हाँ अब ठीक है, आइए अब बनाते हैं। क्वेश्चन जैसा था थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, चलिए ए को हमने इससे क्रॉस क्या लिख दिया, फिर प्लस बी से कीजिए तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्यारा सवाल है। पहले क्या किए,
ए से इसका कर दिए, लिख दिए, फिर प्लस बी के साथ इसका कर दिए। अब गौर कीजिए तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है ये? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो मित्र वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है कि दो ब्रैकेट बनाइए, दोनों के बीच माइनस डालिए। ठीक है, रूल है कि बताइए इन तीनों के बीच में कौन वेक्टर है? तीनों के बीच में सर ए है, तो ए कैप फर्स्ट ब्रैकेट के बगल में आएगा, और बीच में जो वेक्टर है उसके साथ कौन है ब्रैकेट में? बी, तो ये सेकंड वाले के बगल में आएगा। उसके बाद क्या लगाते हैं दिमाग? सोचो अगर यहां ए रख दिए तो बचा कौन? ए बी, तो यहां पे डॉट लिखा जाता है। आप लोग फाउंडेशन में ये बात पढ़ते होंगे। और अगर यहां पर बी लिख दिए तो बचा कौन? ए और ए, तो यहां पे लिखते हैं ए कैप डॉट ए कैप, फिर प्लस। सिमिलरली ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो फिर से हम लोग दो ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस डाल लेंगे बीच में। चलिए, बीच में कौन वेक्टर आता है? ए, तो ए कैप यहां लिखाएगा। ए के साथ ब्रैकेट में कौन है यहाँ? बी, तो बी यहां लिखाएगा। जब यहां पर ए लिख दिए तो कौन बच गया? बी और बी, तो यहां पर आएगा बी डॉट बी आएगा। यहां पर बी लिख दिए तो बचा कौन? बी और ए, तो यहां लिख आएगा बी डॉट ए। करेक्ट है? चलो कीजिए सॉल्व। मित्र एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान देना, ए यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का डॉट करोगे कुछ तो आंसर आएगा। ए कैप डॉट बी कैप करोगे कुछ तो आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ए कैप डॉट बी कैप को कुछ मान लेते, चलो ना एम ही मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ए कैप डॉट बी कैप को हम एम मान लेते हैं। तो यहां पर एम लिख दो, तो ये हो जाएगा एम ए कैप, फिर माइनस ए कैप डॉट ए कैप। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो सिर्फ क्या बचेगा? बी कैप। क्योंकि कैप लगा हुआ है मित्र, तो कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इसलिए ए कैप इंटू ए कैप 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी बी कैप इंटू बी कैप 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? ए बचेगा। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ? बी डॉट ए, तो मित्र बी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी बोलो, बात बराबर है। तो क्या भी हम यहां पे भी एम लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस एम इंटू बी हो जाएगा, माइनस एम इंटू, सॉरी एरो मत लगाइए, कैप लगाइए, एम इंटू बी हो जाएगा। अब देख लीजिए हो गया, अब देख लीजिए हो गया। चलिए, एम ए माइनस एम बी, इन दोनों में से एम कॉमन कर लीजिए, तो ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी प्लस ए है, उसको सीधा करके हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, दोनों में से अगर ए कैप माइनस बी कैप कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? एम, और वहां से क्या बचेगा? 1। अब अगर आप गौर करो तो आपने इसको सॉल्व किया तो m प्लस 1 एक नंबर आएगा, m प्लस 1 एक स्केलर आएगा, स्केलर इंटू ए कैप माइनस बी कैप आया है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो किसके पैरेलल होगा? इसका जो आंसर है वो ए कैप माइनस बी कैप इंटू एम प्लस 1 के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर है वो पैरेलल किसके होगा? ए कैप माइनस बी कैप, जिसके बराबर जिसके टर्म में आंसर आया उसी के पैरेलल होगा ना। तो किसके टर्म में आंसर आया? ए कैप माइनस बी कैप के टर्म में आया आंसर आया। इसका मतलब ये किसके पैरेलल होगा मित्र? ए कैप माइनस बी कैप के पैरेलल होगा। देख लीजिए, सवाल छोटा था और कितना सुंदर था। हाँ, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल ये देख लीजिए, ABCD is a quadrilateral whose diagonals are AC and BD। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका AC और BD डायगोनल है, तो बताना इसमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, आइए हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। चलिए
एक कोई भी कोऑर्डिनेटर बना लिया अपने मन से, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेटर एक बना लिया। चलिए ये ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। आइए अब इस पे हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा, आइए काम करते हैं। एक बात बताइए, दो डायगोनल है, कौन कौन है? एक डायगोनल है बीडी, एक डायगोनल है बीडी और एक डायगोनल कौन है? एसी, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, बताइए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए तो बी ए प्लस ए डी, गौर करो, बी ए प्लस ए डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं? यस सर, बी ए प्लस ए डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं? हाँ सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार बी ए प्लस ए डी इक्वल टू बी डी। अब हमें कौन चाहिए? एसी चाहिए। तो एसी कैसे आएगा बताइए, एसी कैसे आएगा बताइए, एसी कैसे आएगा, है ना, बताइए कैसे आएगा? हाँ ठीक है, बी डी आ गया। चलिए बी ए प्लस ए डी इक्वल टू बी डी हो गया। अब बताइए क्या होगा? अब देख लीजिए तो कैसे कर सकते हैं सर, एक काम करो, एक काम करो, ध्यान देना अच्छे से, सीडी तो ले नहीं सकते, एक काम करते, ध्यान देना, देखिए ये ए डी अब प्लस डी सी, ध्यान देना, ये ए डी प्लस डी सी को क्या हम ए सी लिख सकते? देखो तो ये ए डी प्लस डी सी, ध्यान देना, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू हम क्या ए सी लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए सी। यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, कितना लिखेगा? ए डी प्लस डी सी इक्वल टू, है ना, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी, ठीक है। चलिए अब देखिए सभी ऑप्शन को अगर देखिएगा, सभी ऑप्शन को अगर गौर से देखिएगा तो बी ए प्लस सी डी, बी ए प्लस सी डी, हर एक ऑप्शन में बी ए प्लस सी डी का डिमांड है। तो अगर हर एक ऑप्शन में बी ए प्लस सी डी का डिमांड है तो हम लोग का यहाँ सी डी के जगह पे क्या आ रहा है? डी सी आ रहा है, उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं इन दोनों को, और चलिए एक काम करें, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अगर दोनों को माइनस कीजिएगा कोई बात नहीं, दोनों को सर माइनस कर दो तो ये ए डी से ये ए डी कट गया, कितना आ जाएगा बोलो? बी ए माइनस डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी डी माइनस ए सी। हो गया, देख लो, हो गया, देख लो, बी ए मित्र सी डी को डी सी लिखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी डी इक्वल टू बी डी, इक्वल टू बी डी, फिर माइनस ए सी को सी ए लिखोगे तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब प्लस हो जाएगा, तब प्लस सी ए। तब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ए प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी ए, बी डी प्लस सी ए, बी ए प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लो एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पर अप्लाई था। पहले हम बी ए प्लस ए डी करके बी डी कर लिए, फिर ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी कर लिए, फिर दोनों को माइनस कर दिए, अपने आप फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आया? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओके, पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है। उसके बाद क्या बोला? Whose diagonal intersect at P। डायगोनल, एक डायगोनल ये है
एक डायगोनल ये है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करता है, ये बोला। लेट O बी द ओरिजिन, O ओरिजिन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD? ओके, आइए ध्यान दीजिएगा, तो एक बात बताइए, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर O ओरिजिन है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA बोल सकते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB बोल सकते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OC बोल सकते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OD बोल सकते हैं, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो P है वो BD का भी मिड पॉइंट है, और ये जो P है वो AC का भी मिड पॉइंट है। तो सोच के बताइए, तो सोच के बताइए, अगर हम इस P को BD के लिए सोचे, अगर हम इस P को BD के लिए सोचे, तो बताइए तो OP कैसे निकला होगा? अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब इस पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड किए होंगे तब ये आया होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, इसका मतलब OB प्लस OD बाई 2 किए होंगे तब निकला होगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, OB प्लस OD इक्वल टू 2OP। आपको पता है ना सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट निकालना है तो इस पोजीशन वेक्टर को और इसके पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके दिया जाएगा। अब अगर वही बात अगर AC के लिए सोचे, तो अगर AC के लिए सोचे तो फिर भी OP का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, OA प्लस OC बाई 2 की इक्वल हो जाएगा। OA प्लस OC बाई 2 की इक्वल होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हम बोल सकते हैं कि OA प्लस OC इक्वल टू 2OP हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को आप ऐड कीजिए। तो कैसे ऐड करोगे, LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। तो ये वाला LHS कितना हो जाएगा बोलो, OA प्लस OC प्लस ये वाला LHS OB प्लस OD और दोनों का RHS। तो इसका RHS है 2OP, इसका RHS है 2OP, कितना हो जाएगा 4OP। तो बताइए जिसका आंसर निकालना था वो कितना इक्वल आया, 4OP के बराबर है। OA OB OC OD कितना इक्वल आया, 4OP की इक्वल आया, 4OP। इन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख लीजिए, है ना, हर एक सवाल टफ नहीं होता है मित्र, हर एक सवाल मित्र टफ नहीं होता है ना। और हम ये बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल देख करके आप अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसे करेंगे, इतना सवाल में हो जाएगा, बस चिंता नहीं करना है, हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। इसलिए तो बोलते हैं अभी आप एग्जाम दीजिए, जो एकदम फ्रेशर हैं, जो पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, वो दे दीजिए, फिर हम फाउंडेशन शुरू करेंगे, एकदम बेसिक थ्योरी से पढ़ाना शुरू करेंगे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स आपको बेसिक फाउंडेशन एनडीए का मैथ पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक। और बेसिक से एनडीए तक कैसे काम करना है वो सारा चीज हम आपको समझाएंगे, एक पर एक लाजवाब ट्रिक समझाएंगे। फिलहाल हम टू क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग जितना हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारा चीजें आप रिवाइज करके आए हैं, तो हम यहाँ पे एक थ्योरी का रूप नहीं दे सकते, नहीं तो फिर क्वेश्चन करने का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा, फिर बोर हो जाओगे, है ना। इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स F, एक फोर्स है, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। A force F is applied at the point इतना, what is the moment of the force about the point इतना। अच्छा, मोमेंट पूछ रहा है जी, मतलब एक पॉइंट है, मान लीजिए A, और यहां पर एक पॉइंट है B,
है ना। चलिए किस पॉइंट पर पूछा, क्या कर रहा है, इज अप्लाइड एट द पॉइंट इतना, मतलब इस पॉइंट पर अप्लाई किया जाता है, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी इस पॉइंट पर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट इतना, इस पॉइंट का अबाउट पूछा है, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है, चलो उस पॉइंट को हम ले लिए 2 -1 3, 2 -1 और 3 ले लिए, और जिस पॉइंट पर लग रहा है फोर्स वो कितना है जी, 1 -1 और 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए मोमेंट कितना होगा, मोमेंट। तो मोमेंट यानी टॉर्क, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मित्र R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F होता है। तो मित्र R यहां से निकाल लो, यहां का जो R है वो AB की इक्वल होगा, जो R है वो प्यारे AB की इक्वल होगा, जो R है वो AB की इक्वल होगा, और AB कैसे निकलेगा, AB कैसे निकलेगा, B - A करोगे तो निकलेगा। किस पे लगा है देख लीजिए अच्छे से, उल्टा मत कीजिएगा। A force F is applied at the point इतना, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, यानी BA होगा, है ना। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट पॉइंट होगा, और जिसके अबाउट पूछा है वो सेकंड पॉइंट होगा, यानी BA पूछा है, BA। चलिए तो यानी A - B करोगे, A - B कितना हो जाएगा, 2 - 1 I हो जाएगा। चलिए फिर -1 - 1 0 हो जाएगा, 0 J हो जाएगा, और फिर 3 - 2 कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। आ गया, R आ गया, और F तो क्वेश्चन में दिया है, तो F R क्रॉस F निकाल सकते हैं, इसके ऊपर एरो लगा दीजिए। R क्रॉस F कैसे निकालेंगे बोलिए, यहां आ जाएगा I, यहां आ जाएगा J, और यहां आ जाएगा K। चलिए शुरू में R है तो R का कंपोनेंट लिखिए 1 0 1, फिर F है तो F का कंपोनेंट कितना आ जाएगा बोलो, 3 2 -4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां कौन साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस, करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा बोलिए, 1 को I को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो I आ जाएगा, I वाला रो खत्म, कॉलम खत्म, तो ये 0 और ये आ जाएगा -2, यानी -2 आ जाएगा। फिर J को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -J आ जाएगा, -J, तो J वाला ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 3, -4 और ये आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, -7। फिर K को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर K वाला रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 0, यानी 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोल दीजिए, ये आ जाएगा -2i प्लस 7j और प्लस 2k, ये आ गया आपका टॉर्क यानी मूवमेंट, -2i प्लस 7j प्लस 2k। देख लीजिए तो कौन है, कौन है देख लीजिए, अच्छा उल्टा आ गया, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, -2i प्लस 7j प्लस 2k है ना, जो ऑप्शन नंबर सी के जैसा लग रहा है। इसका मतलब है कि हमने उल्टा ले लिया, इसका मतलब ये पॉइंट हम उल्टा ले लिए हैं, इसका मतलब ये पॉइंट हम उल्टा ले लिए हैं। तो कोई बात नहीं, पॉइंट अगर उल्टा ले लिए हैं तो कुछ मत करिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, नेगेटिव टॉर्क जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका टेंशन क्या लेना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट उल्टा ले लिए तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, +2i -7j और -2k, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए इससे घबराना नहीं है, क्या हो, उल्टा पॉइंट उल्टा ले लिए थे, है ना, तब पॉइंट उल्टा ले लिए थे, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लगा देना है ना, माइनस लगा देना है, हो गया। चलिए तो ये एक क्वेश्चन बन गया, बात करता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ओके
लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्यारे दिया है 0। ओके, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड दिया है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बड़ा लाजवाब सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है मित्र, बहुत ही बढ़िया सवाल। ए और बी के बीच का एंगल पूछा है इस प्रकार का कंडीशन दे करके। तो सुनो जो बात बोल रहे हैं, जिनके बीच का एंगल पूछे उनको एक तरफ रखना और बाकी को उधर लेके चल जाना। ए और बी के बीच का एंगल पूछा है तो ए और बी को एक तरफ रख लिए और उधर लेके चले गए। अब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, घबराइएगा मत। तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे सी स्क्वायर। रखिए सबका वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो ये 100 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 6 है ये 36 हो जाएगा, फिर प्लस ए का मैग्नीट्यूड 10 और ये 6, तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 cos थीटा, 120 cos थीटा इक्वल टू सी का स्क्वायर, सी हमारे पास 14 है, स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा। चलिए ये आ जाएगा 136, प्लस उधर चला जाएगा माइनस में, तो 120 cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 196 में से 136 जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 60, ये 120 डिवाइड में चला जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे 1/2, और cos थीटा का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री पर होता है सर 60 डिग्री पर होता है, कितना पे 60 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा अच्छे से सवाल को, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आइए पढ़िए उसको सब। क्या लिखा हुआ मित्र, इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose ortho center is at origin, then which of the following is correct। अच्छा देखिए कितना अच्छा सवाल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एक साइड इक्वल, जिसके सभी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया है, सभी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ओहो, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी है, और कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। ऑर्थो सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। ऑर्थो सेंटर जो है मित्र वो ओरिजिन पर है। आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होता है, मतलब सब के सब कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पर है तो इसका मतलब सेंट्रोइड भी कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ एक ही जगह पर होता है, तो सेंट्रोइड भी कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। और सेंट्रोइड फाइंड करने का क्या तरीका है, जब वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया है तो सेंट्रोइड फाइंड करने का तरीका क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर कितना होता है प्यारे 0, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देख लीजिए कितना आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, है ना। अच्छा ऐसा नहीं कि ये सवाल एक बार आया है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस सेशन में हम जो भी सवाल कराते हैं वो रिपीटेड सवाल है,
आपको इसलिए तो हम दावा के साथ बोलते हैं कि सिर्फ इस सेशन को आप कंप्लीट करके जाएंगे ना, तो मैथ का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि एग्जाम में क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। बस आपको इस सेशन कंप्लीट करके जाना है ना। कुछ क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन जो लेंथ में हार्ड लग रहा है, लेंथ में सर लंबा है, कॉन्सेप्ट के अनुसार हार्ड है, उसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर करिए। 120 क्वेश्चन में 120 का 120 बनाने का प्लान मत बनाइए, 100 बनाने का प्लान बनाइए। मित्र सीधी बात है, नो बकवास। हम कभी दावा ठोक के नहीं कह सकते कि आप 120 में 120 बनाओ, ये फालतू चीज है। आप 120 में 100 बना के लाओ ना। कोई भी आदमी आपको रोक दे आपके सिलेक्शन होने से, मेरिट लिस्ट में बेहतरीन करने से, तब तो कर क्या ही। तो इसलिए जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हार्ड होता है उसको छोड़ के काम चलिए। इस चैनल पे आपको कोई भी फालतू बड़ी बड़ी बातें, बकवास नहीं बताया जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक चीजें, जो हकीकत है वो हकीकत है। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता मित्र, कुछ नहीं होगा, है ना। जो जरूरी बात है वो हम कह रहे हैं, आप 120 में 100 बना के लाओ। जो भी मित्र आपको 120 में 120 कह रहा है ना, ठीक है, उसको रहने दो, नहीं होने वाला कुछ भी। लोग अपना अनुभव 6 महीने का अनुभव बताता होगा, साल भर का अनुभव बताता होगा। मैं अपना अनुभव 8 साल का अनुभव आपको बता रहा हूं कि अगर 120 में अगर 100 बनाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आइए, और सब लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम मोटे मोटे, अपना पूरा ज्ञान दे रहे हैं। अरे नहीं, हम भी उतना ज्ञानी नहीं है मित्र, लेकिन इतना जरूर ज्ञानी है, जितना जरूरी है आपको उतना हम कर देंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, बड़ी बड़ी बातें मत सुनिए, सब फालतू है, सब के सब फालतू है, सब के सब फालतू। आइए, सिलेक्शन आपका बेसिक मैथ्स कराएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कराएगा, हाई लेवल का कोई कॉन्सेप्ट सिलेक्शन नहीं कराएगा। क्या लिखा देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, अच्छा 2 यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं ए और बी, अगर यूनिट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के इक्वल। अब क्या दिया क्वेश्चन में, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज √3। अच्छा, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का वैल्यू √3 दिया हुआ है, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का वैल्यू √3 दिया हुआ है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ सम, तब सम का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मित्र फॉर्मूला पिछले सेशन में भी करवाया था आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये तो चाहिए हमको, तो इसको रहने दीजिए, ये तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए, रहने दीजिए। इसका वैल्यू कितना है, √3, तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो। ए यूनिट वेक्टर है तो a का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बोल दो, यानी कितना आ जाएगा प्यारे, ये 4 आ जाएगा। अब 3 प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। प्लस का 3 उधर गया माइनस में, तो 1 बचेगा। फिर स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो 1 का रूट कितना आ जाएगा, 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है, 1 आंसर आ गया। हाँ, अब बेसिक मैथ सीख के जाइए ना मित्र। इतना दिन से इतना लोगों पे भरोसा किए भी होंगे आप, कभी लोअर क्लास में, 9th में, 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। हम जो कह रहे हैं आप मान के जाइए, है ना। बेहतरीन नहीं होगा तब तो बस आप करके तो जाइए, सेशन करके तो जाइए। चलिए आइए, let alpha beta gamma be distinct real numbers, then point with position vector। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, और तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। तो बताना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है,
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, कि एस्केलेंट ट्रायंगल बना रहा है, कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट मिलके क्या कर रहा है आपको बताना है। 3 पॉइंट मिलके कर क्या रहा है आपको बताना है। 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन में ट्रायंगल का ऑप्शन ज्यादा है, तो थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल बना के ही सोचते हैं। ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी। चलिए इसका वैल्यू मान लीजिए कितना दिया है, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। फिर बी का क्या दिया हुआ है, बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के। फिर सी का क्या दिया हुआ है, गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। अब आपको बताना है कि ट्रायंगल कैसा है। अब मित्र अगर ट्रायंगल कैसा है उसके लिए तो सबसे पहले हमको ए सी, ए बी, बी सी ये तीनों साइड चाहिए। ए सी, ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड चाहिए। और थोड़ा आप देख लीजिए, अगर अल्फा बीटा गामा के टर्म में ही ए सी या ए बी या बी सी निकालोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अजीब नहीं लगेगा देखने में, बहुत ही अजीब लगेगा। तो एक काम करते हैं, क्या लिखा हुआ, लेट अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अल्फा बीटा गामा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। तो एक काम करते हैं, लेकिन अलग अलग रियल नंबर। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपने मन से अल्फा के जगह पे 1 और बीटा के जगह पे 2 और गामा के जगह पे 3 मान लेते हैं। तब मान लोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 1i प्लस 2j प्लस 3k। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बस अल्फा 1 ले लिए, बीटा 2 और गामा 3, तब ये कितना हो जाएगा 2i 3j और 1k। ये कितना हो जाएगा 3i 1j प्लस 2k। अल्फा 1 बीटा 2 और गामा 3 ले लिए। अब देखिए तो, अब बताइए तो तीनों साइड निकाल के, चलिए सबसे पहले साइड AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलेगा, C में से माइनस करो तो 3i में से आ गया तो 2i, ओके। माइनस j में से, सॉरी j में से 2j गया तो माइनस j, और 2k में से 3k गया तो माइनस k। AC निकल गया। चलिए अब AB निकाल लीजिए, अब AB निकाल लीजिए तो B में से माइनस कीजिए तो 2i में से i गया तो i बचा, 3j में से 2j गया तो j बचा, और k में से 3k गया तो माइनस 2k बचा। अब उसके बाद आप AC निकाल लो, AC निकाल ली हो, BC निकाल लो, BC निकाल लो। कैसे निकालोगे, C में से B माइनस करके, तो 3i में से 2i गया तो i हो गया, j में से 3j गया तो माइनस 2j हो गया, और 2k में से k गया तो k हो गया। अब बताइए, अगर आप समझदार हैं और लगता भी है भी, तो AC AB BC सब निकाल लिए। गौर से देखिए, AC AB चाहे BC सबका कोफिशिएंट सेम ही है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो अगर AC का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, AC का कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1, कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। सिमिलरली आप AB का निकाल के देख लो। सिमिलरली अगर आप AB का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही हाल हो जाएगा, अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा √6 हो जाएगा। सिमिलरली आप BC का निकाल के देख लो, अगर BC का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देख लो कितना हो जाएगा, अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा √6। गौर करो, जितना भी वेक्टर था, जितना भी साइड था, हम तीनों का लेंथ निकाले हैं तो तीनों का जो लेंथ है वो सेम आया।
और अगर तीनों का लेंथ सेम आया तो बताइए कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन भी कम करना पड़ा मानने से, और सवाल भी हमारा तेजी से और अच्छे से बन भी गया, तेजी से और अच्छे से बन भी गया। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन कितना बेसिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आप क्या करते हैं, एग्जाम में एकदम मोटा मोटा क्वेश्चन बना के जाते हैं, जो बेसिक जहां भी आप कोचिंग करते होंगे वहां भी मोटा मोटा सर लोग टीचर क्वेश्चन बना देते एकदम हाई लेवल का, और एग्जाम में पता चलता हाई लेवल के चक्कर में लो लेवल भी नहीं सीख पाए, बेसिक भी नहीं सीख पाए, और वहां एग्जाम में जाके बोल देते बाप रे भाई एनडीए का तो मैथ्स पेपर बहुत हार्ड था। भाई साहब हार्ड वो आप काम नहीं किए जिस काम का जरूरत था। क्या ना, जैसे हम लोग डीएवी में पढ़ते थे रांची में, तो एक इंग्लिश मैम थी, तो हम लोग एक बात बता रहे एकदम देखिएगा कितना अच्छा, वहां से हमको बात समझ में आया एक कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में जितना भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जितना मतलब होता था, उस क्वेश्चन का जितना मतलब होता था मैम लोग बस उतना ही लिखाती थी। अगर मान लो जैसे कह रहा है कि राम कहां से है, तो कह देगा कि राम पटना से है, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखाती थी मैम लोग। लेकिन जब हम वही दूसरे जगह पे गए पढ़ने के लिए, तो एक क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो बताता ही था, उसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करके बताता था, और हम लोग को लगता था भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कैसे काम करेंगे, तो वो नहीं होता है। वही बात है मैथ्स के अंदर, हम लोग को जितना जरूरत है वही काम करो ना पहले। भाई साहब बहुत कंपटीशन है, बाद में अपना रिसर्च कर लीजिएगा ना, पहले एग्जाम निकाल तो लो, पहले यहां एग्जाम ही तो नहीं निकलता, पहले एग्जाम तो निकाल लो, बाद में अपना रिसर्च करते रहियो। एक्सप्लोर मत कीजिए, पढ़ना इतना है पर इतना जाते हो, कैसे क्लियर होगा भाई, कैसे? बस उतना पढ़िए जिससे एग्जाम फिलहाल निकल जाए, दिमाग पर भी कम टेंशन लगेगा, है ना, पॉजिटिव हो करके एग्जाम निकल भी जाएगा। और उसके बाद अगर आप ज्यादा अगर इच्छुक लगते हैं तो क्या कीजिएगा ना, एग्जाम निकाल लीजिएगा, जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अगर आपका मन करे ओहो मैथ में थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था, तो छोड़ दीजिएगा जॉब, वो तो नहीं कीजिएगा, नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो मित्र जितना जरूरी है काम अभी उतना ही करेंगे, उतना ही करेंगे। आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर। देखो अब सबको पता है कि जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर को ए मान लें और इस वेक्टर को बी मान लें, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट कितना होता है, 0। अब ये क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो कितनी बार आया हुआ है ना, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, एकदम बेसिक है लेकिन कितनी बार एग्जाम में आ चुका, और हम लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। आइए, तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए, तो आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा करो, फिर जे का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, और यहां वाला जे का कोफिशिएंट लैम्डा करो, डॉट ऐसे ही करते हो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, फिर के का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा, और यहां पर के का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर 2 से करेंगे तो 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। चलिए, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोल दीजिए, लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा और 4, तो 6 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 6 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ये 6 मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3, लैम्डा इक्वल टू -1/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बताइए
अब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा क्या? आइए तो मोटा मोटा सवाल करवा दे और ये छोटा छोटा छोड़ दे क्या? मित्र कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइए अब देख लीजिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पता है अभी पीछे करवाए थे ना, अभी जो पीछे क्वेश्चन करवाए हैं एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लेट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब भी मित्र परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो फिर से एक वेक्टर ये है, इसको ए मान लो, दूसरा वेक्टर यह है, इसको बी मान लो, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट कितना होगा, 0। सॉल्व करिए, डॉट कैसे आएगा, आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट यहां है -1, यहां है 1, कितना आ जाएगा -1। जे का कोफिशिएंट यहां कितना है -2x, और यहां जे का कोफिशिएंट कितना है -3x। ओके, फिर प्लस k का कोफिशिएंट यहां कितना है -3y, और यहां पर k का कोफिशिएंट कितना है -2y इक्वल टू 0। आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा सर -1 प्लस 6x² प्लस 6y² इक्वल टू 0 हो गया। कितना आ जाएगा ये 6x² प्लस 6y² इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो x² प्लस y² इक्वल टू 1/6। और आपको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल है। इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल। देखो बताइए तो, एक ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट में है, अब थोड़ा सा ऑप्शन बदल के दे रहा है, देख लीजिए, है ना। तो मित्र हम जो बोल रहे हमारा बात मान के चलिए, और फायदा होगा, पक्का फायदा होगा, है ना। बस थोड़ा सा हमारा भी मदद कर दीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं तो दुनिया, देखो सीधी बात है, दुनिया का हर एक आदमी जो है कुछ ना कुछ लोभ लालच रख के ही काम करता है। तो हम भी थोड़ा रख के ही काम कर रहे हैं, सीधी बात बोल रहे हैं, आपसे क्या छुपाना। तो हमारा नया नया अभी शुरुआत है, हम चाह रहे हैं कि आप हमको थोड़ा मदद करें ताकि ये चीजें और आगे चले, ताकि हम और पॉजिटिव वे में आपके लिए बहुत सारा काम कर सकें, है ना। करेंगे, गारंटी करेंगे, बस थोड़ा आप लोगों का मदद चाहिए। मतलब जिनको जरूरत है इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। कहिएगा सर क्या काम करवा रहे हो, मित्र मदद कर दीजिएगा, बस इतना ही कार्य है। आइए मुस्कुरा के कर दीजिएगा। चलिए इफ द पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर्स, अच्छा पोजिशन वेक्टर दिया है पॉइंट्स का, आर कोलिनियर, तो बताना है कि क्या होगा ए का वैल्यू। अच्छा ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो बताना है पोजीशन वेक्टर कितने होंगे, क्या होगा। तो मित्र ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, तो हमें बताना, पहले काम करते हैं, पॉइंट लिख लीजिए ना, पॉइंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक पॉइंट यहां पर ए है, एक पॉइंट यहां पर बी है, और एक पॉइंट यहां पर सी है। ए का वैल्यू कितना है बताइए, 10i प्लस 3j, बी का कितना है 12i माइनस 5j, और सी का ले लीजिए ai और प्लस 11j। एक काम कर लेते हैं, यहां से 2 वेक्टर निकाल लेते हैं, कोई भी 2 वेक्टर। चलो एक ए बी निकाल लेते हैं, एक ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, बी में से ए माइनस करने पर, तो 12i में से 10i तो 2i हो गया, माइनस 5 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा -8j हो जाएगा। चलो ए बी आ गया। अब एक बी सी निकाल लो, बीसी निकाल लो, ए आई में से 12i माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो a माइनस 12 इंटू आई हो जाएगा,
फिर 11 में से -5 तो +16j हो जाएगा। अब सोचो मित्र, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, कोलिनियर। और अगर वेक्टर कोलिनियर है तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम। मतलब i वाले को i से डिवाइड कर दो, मतलब 2/a-12, फिर j12, फिर j वाले को j से डिवाइड कर लो, -8/16 सेम होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा बोल दीजिए। ये आ जाएगा 2/a-12 और ये आ जाएगा -1/2। बाय क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा ये, -a + 12 = 4 हो जाएगा। चलिए -a प्लस का 12 उधर गया, माइनस का 12 तो -8 हो जाएगा। तब माइनस माइनस कट गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। a का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे, 8। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लीजिए, यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम कराया है ना, तो वहां क्वेश्चन को लिखने का तरीका और यहां क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट कोलिनियर का ही था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अगला सवाल ये रहा हमारा, अगला ये। अब ये देखो, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बिना आप सॉल्व किए इसको आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। देख लो, U1 दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है, U3 दिया हुआ है, U4 दिया है, बताना पैरेलल। अभी जो बताया था, पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, I के कोफिशिएंट को J के कोफिशिएंट को K के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो सेम आना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन है U1 और U4, देख लीजिए तो U1 और U4 में, यहां पर है U1, यहां है U4, डिवाइड कर दो, 1/4 हो जाएगा। I वाला तो X वाला ही होगा, I तो X वाले में ही लगता है, तो ये हो जाएगा 1/4, 2/6, मतलब गड़बड़ हो गया। पहला वाला है 1/4 और दूसरा वाला 2/6 करोगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये तो गलत है, ये गलत हो गया। U2 और U4 देख लो, U2 यहां है और U4 यहां देख लो, ये दोनों है कि नहीं, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा, 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा और 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ये तो सही होगा, बी सही हो गया। अब 3 का देख लो, U2 और U3, U2 और U3 2/1 2 हो जाएगा, फिर 3/3 1, ये गड़बड़ हो गया देख लो, यानी सिर्फ 2 नंबर सही हुआ। देख लो तो कितना आसान था, बताइए, माथा दिमाग लगाने की क्या जरूरत था, और हम लोग वही मोटा मोटा सवाल बनाते रह जाते हैं, ये सब छोटे छोटा बात भूल जाते हैं। मित्र पैरेलल है, पैरेलल है मतलब कोलिनियर ही है, पैरेलल तो कोलिनियर ही होता है। तो I वाले को I से डिवाइड करके देख लो, J वाले को J से कर लो, K वाले को K से डिवाइड कर लो, सेम आ जाता, मतलब पैरेलल है, वही काम किए हम, समझे। चलिए आइए बात कर लेते हैं, आइए बात कर ले, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स दिया हुआ है A B C, A का वैल्यू है 0 2 2 2 0 -1, C का दिया हुआ 3 4 0। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अपने मन से कोई 2 साइड निकाल दो। चलो हम एक AB निकाल लेते हैं। AB कैसे निकलेगा, B में से A माइनस करने पर, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2I लिखोगे, X वाला में I लगता है, 0 में से 2 जाएगा तो -2J हो जाएगा, फिर -1 में से 2 जाएगा तो -3K हो गया। ठीक है, AB आ गया। अब एक और निकाल लो, कोई AC निकाल लेते हैं, तो C में से माइनस करोगे, 3 में से 0 गया तो 3I हो गया, 4 में से 2 गया तो 2J हो गया, और 0 में से 2 गया तो -2K हो गया। हो गया, एरिया निकालना है, ठीक है ना, माइनस क्या सही, 3 2 -2, ठीक है, 2 -2 ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो पहले दोनों का क्रॉस करो, एरिया निकालना है तो किसी भी 2 साइड का क्रॉस करना पड़ता है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है ना कि किसी 2 साइड का पहले क्रॉस करो, तो यहाँ पे I, यहाँ पे J और यहाँ पर K। चलिए AB का क्या दिया क्वेश्चन, 2 - 2 3,
2 -3। फिर AC का क्या दिया हुआ है 3 2 -2। अब सब करिए यहां पे प्लस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बोलो। चलिए आई रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये 4 और ये 6 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। फिर माइनस जे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा आपको, रो खत्म कॉलम खत्म, ये -4 और ये +9, -4 + 9 यानी 5 हो जाएगा। फिर प्लस के, चलिए रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो 10 हो जाएगा, 10 यानी कितना हो जाएगा 10i -5j अब +10 के। चलिए अब निकाल लेते हैं एरिया। अब क्या निकाल लेते हैं एरिया। एरिया तो मित्र एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC, हाफ AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो हाफ हो गया AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 100, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25 और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 100। कितना आ जाएगा बोल दो 1/2 225 हो जाएगा। 225 का रूट कितना होता है प्यारे 15, तो 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बताइए ठीक है। हाँ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है कि किसी भी दो साइड का क्रॉस कीजिए, फिर उसके मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। थोड़ा आप भी पानी पी लीजिए, थोड़ा हम पी लेते हैं। तो हमारा आइए ठीक है। चलिए A B C, then what is A क्रॉस B प्लस C। अच्छा इसका वैल्यू पूछा है, A का वैल्यू B का वैल्यू C वैल्यू दिया और तब इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा ठीक है ओके। क्या पूछा है, ये कितना है आप बोलो तो क्रॉस करो, इसका कितना हो जाएगा ये A क्रॉस B अब प्लस A क्रॉस C हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसका क्रॉस करो तो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A हो जाएगा, फिर प्लस इसका क्रॉस करो कितना हो जाएगा C क्रॉस A अब प्लस C क्रॉस B। अब आइए सॉल्व कीजिए, अब आइए सॉल्व कीजिए, अब आइए सॉल्व कीजिए। A क्रॉस B और B क्रॉस A कट जाएगा, क्योंकि जब आप इसको A क्रॉस B लिखिएगा तब माइनस में लिखिएगा, तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा। A क्रॉस C और C क्रॉस A ये भी कट जाएगा, B क्रॉस C और C क्रॉस B ये भी कट जाएगा। बताइए तो वैल्यू पुट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, आंसर सर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। बताइए मजाकी था सवाल, और बिना मतलब हम लोग क्या करते वैल्यू पुट के क्रॉस करते फिर बाद में ऐड करते। देख ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। अच्छा बताना है इसमें से किसके बराबर है। अच्छा मित्र सुनो, मित्र सुनो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B डॉट C ऑफ 3 वेक्टर्स इसमें से किसकी इक्वल है। अब आप थोड़ा इसको गौर करके पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, तो हम लोग कैमरा थोड़ा चेक कर लेते हैं। पढ़िए जल्दी से, पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ अब देखिए तो पढ़ लिए। अब बताइए मित्र, सबसे पहला ऑप्शन में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोट्यूब, ये जो लिखा है ना A क्रॉस B
डॉट सी, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। मित्र ये फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का। अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछता, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर पूछता तो इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का, ठीक है। और ये जो है वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, ये क्या है समझिए। सबसे पहले इलिप्सॉइड का जो इक्वेशन है अगर इस फॉर्मेट का हो x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट का इलिप्सॉइड का वॉल्यूम होता है, सॉरी इक्वेशन होता है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 पाई इंटू ए इंटू बी इंटू सी होता है, ये होता है। तो सबका हम लिख दिए। फिलहाल अभी जो ऑप्शन है हमारा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन, चलिए आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है सर। ओके, चलिए क्या लिखा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच आर इक्वल टू इतना इज सेमी डायगोनल। अच्छा, एक रेक्टेंगल है उसका आधा डायगोनल दिया हुआ है, ये है ना पूरा डायगोनल, इसका आधा ही दिया हुआ, आधा मतलब समझो इतना ही दूर दिया हुआ है। मतलब ये जो r इक्वल टू दिया है AI प्लस BJ, ये सेमी डायगोनल है, आधा डायगोनल है। मतलब अगर पूरा डायगोनल चाहिए, अगर हमको पूरा डायगोनल चाहिए, अगर हमको पूरा डायगोनल चाहिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना 2AI प्लस 2BJ। अब थोड़ा आप गौर कीजिएगा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा प्लीज। अगर हम ये डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल जो है, अगर हम इसका A ले ले नाम, इसका B ले ले नाम, इसका C ले ले नाम, इसका D ले ले, तो बताओ प्यारे AC डायगोनल जो है वो AB प्लस BC को ऐड करने पर आया होगा। यानी पूरा जो AC डायगोनल है वो AB प्लस BC को ऐड करने पर आया होगा। तो मित्र इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वेक्टर AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ सर ये वेक्टर BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ये पता चला कि वेक्टर AB का जो मैग्नीट्यूड है वो I का कोफिशिएंट यानी 2a के बराबर हो गया, और वेक्टर BC का जो मैग्नीट्यूड है वो J का कोफिशिएंट 2b के बराबर हो गया। अब सोच के देखो, AB मतलब क्या ब्रेथ और BC मतलब क्या लेंथ। तो ब्रेथ और लेंथ मालूम हो गया तो क्या रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 4AB। देख लो कितना हो जाएगा 4AB, 4AB। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लो ये सेमी डायगोनल है, मतलब आधा डायगोनल था, ये पूरा करना था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है कि डायगोनल ब्रेथ प्लस लेंथ के बराबर होता है। तो एक पार्ट ये ब्रेथ को शो कर रहा है, और कहोगे सर कि सर ऐसे तो y होता है, ऐसे तो x होता है। अरे भाई एक्सिस तो अपने ऊपर मानने का काम है, एक्सिस तो हम कैसे ही मान सकते हैं। मेरा मन करेगा एक्सिस ऐसे मानने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन करेगा x ऐसे मानने का, y ऐसे मानने का, तो गलत हो जाएगा क्या। एक्सिस तो कन्वेंशनल है, जैसे मन वैसे मान सकते हैं। एक्सिस तो कन्वेंशनल है, जैसे मन करे वैसे मान सकते हैं, तो उसको घबराइएगा मत। कहोगे सर ये y के जैसा लग रहा था, इसमें j मानना चाहिए था। नहीं, मेरा मन क्या था, इसको हम x मान लेंगे, इसको मन क्या y मान लेंगे, इसको मन क्या x मान लेंगे, इसको मन क्या y मान लेंगे। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल वाले को ही x मानना है, वर्टिकल वाले को y मानना है। लेकिन हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले को x, वर्टिकल वाले को y इसलिए माना जाता है क्योंकि हर एक किताब इस
कन्वेंशनल रूल को फॉलो करता था, हमारे दिमाग में बैठ जाता कि यही सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो ये सवाल देखिए बन गया आपका, क्या इतना प्यारा सा था। आइए, तो यहां हमारा इस का सेशन कंप्लीट होता है, इसका सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सेशन का मजे ले रहे होंगे, आपके बेनिफिट्स का हो रहा होगा, और अगर आपके बेनिफिट्स का हो रहा होगा, अगर आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको एक्सप्लोर भी कीजिएगा इस चैनल को। और आज की सभा इतने ही पे रोकते हैं और यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स। धन्यवाद।